नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TV9 नेटवर्क की इस नई पहल डॉक्टर नेयर्स में। मैं हूं रविकांत मित्तल। कोरोना महामारी में हमारे डॉक्टर्स ने किस तरीके से इस बीमारी का सामना किया वो हम सब ने देखा। एकदम फ्रंट लाइन में आकर एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था कि इसका इलाज क्या है, इसको किस तरीके से मरीजों को ठीक किया जाए, लेकिन हमारे डॉक्टर डटे रहे और आज हम पाते हैं कि अब इस दौर पर हम आ गए हैं कि अब लोगों को वैक्सीन लग रही है और एक पता है हमें कि किस तरीके से इस बीमारी से हम लड़ सकें। इस दौरान हमने बहुत चीज़ें सीखी, हम सब ने सीखी, डॉक्टरों ने भी सीखी और हमारी भी एक ये कोशिश है, एक छोटी सी कोशिश है कि हम डॉक्टरों को ये बता सकें कि आप डॉक्टर होने के साथ साथ किस तरीके से एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए इस शो में हम खासकर 4 चीज़ों के बारे में बात करते हैं: प्रैक्टिस मैनेजमेंट, रेडीनेस फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रांड बिल्डिंग और पर्सनल वेल्थ मैनेजमेंट। हमारे साथ जुड़ते हैं कुछ मशहूर डॉक्टर और जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं वो भी हमारे शो में हमारे साथ जुड़ते हैं, जो अपने अनुभव साझा करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिस मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें हम रेवेन्यू से लेकर कॉम्प्लायंस रेगुलेशंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, हेल्थ इंफॉर्मेशन और जनरल बिजनेस प्रोसेस को कैसे मैनेज करें, इन सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही एमिनेंट गेस्ट। आइए पहले मैं उनसे आपका परिचय कराता हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज डॉक्टर महिपाल सिंह सचदेव, जो कि पद्मश्री हैं। इन्होंने एम्स से पढ़ाई की और फिर वहां पे पढ़ाया भी। एक ये बड़ा अद्भुत अनुभव होता है कि जहां से आप पढ़ें और फिर वहां पर आप पढ़ाएं। उसके बाद एक इन्होंने छोटा सा क्लिनिक खोला सफदरजंग एनक्लेव में और आज सेंटर फॉर साइट के लगभग 45 आई केयर सेंटर हैं जो कि पूरे देश में चल रहे हैं। जो दूसरी मेहमान हैं वो है उपासना अरोड़ा। उपासना अरोड़ा जी डायरेक्टर हैं यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। एक ये बहुत ही मशहूर हॉस्पिटल है एनसीआर में, गाजियाबाद में इनके बहुत बड़े 2 हॉस्पिटल हैं। मैनेजमेंट का कोर्स किया अहमदाबाद से, उसके बाद आप हार्वर्ड भी गई, वहाँ से इन्होंने लीडरशिप के लेसन्स पे कोर्स किया। हमारे जो तीसरे मेहमान हैं कमांडर नवनीत बाली, ये नेवी में रहे हैं, पहले लगभग 24 साल इन्होंने देश की सेवा की है और आज ये नारायणा हेल्थ के रीजनल डायरेक्टर हैं नॉर्थ के। नारायणा हेल्थ के बारे में मैं आपको बताऊं कि सब लोग हम जानते हैं डॉक्टर देवी शेट्टी, जो कि एक बहुत ही पद्म भूषण जिनको मिला हुआ और एक बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं, जो कि दिल के जो मरीज़ हैं उनका इलाज करते हैं। लगभग देश में 21 हॉस्पिटल्स जो है नारायण हेल्थ चलाता है। हमारे साथ और भी डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं जूम के ज़रिए, जो कि अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब सचदेव, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ जी कि एक छोटे से क्लिनिक से आपने शुरू किया सफदरजंग एनक्लेव में और उसके बाद आपके पास आज 45 हॉस्पिटल्स की चेन है। तो जब एक छोटे से क्लिनिक से लेकर इतने बड़े तक चले और आप डॉक्टर तो हैं, आप वो उस चीज़ को अच्छे से समझते हैं, लेकिन इतनी बड़ी चेन को मैनेज करना, मैनेजमेंट का ज्ञान होना कितना ज़रूरी होता है, कैसे चैलेंजेस आपने फेस किए, उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हर व्यक्ति के पास एक विज़न होनी चाहिए और वो विज़न जो है उसके साथ एक पैशन होना चाहिए। मेरे थॉट प्रोसेस में मतलब आई वाज हैविंग अ कुशी लाइफ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से MBBS किया, MD किया, सीनियर रेजिडेंट बना, उसके बाद फैकल्टी बना, बीच में 1 साल मैं अमेरिका गया। मगर एक चीज़ जिसका मैं अभाव देखता था वो ये था कि नॉर्थ इंडिया में कोई सुपर स्पेशलाइज्ड आई केयर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। So keeping that in mind, I went to create super specialized eye care in North India. उस point of view से obviously you have to start small. At that particular time in 1996, we'll be celebrating 25 years of Center for Sight within the next 5 days. Indraprasth Apollo Hospital was coming, so I took a part-time consultancy in Indraprasth Apollo Hospital, and from there on we were also running Center for Sight. तो हल्के हल्के ये इट वॉज लाइक दे से रोम वॉज नॉट बिल्ड ओवरनाइट, इट टेक्स टाइम, सो इट इज स्लोली बट द इंटेंट वॉज ऑलवेज टू ग्रो। और उसको ग्रो करने के लिए जो सबसे ज़रूरी था वो था सबसे पहले अपने नाम को डिटैच करना। अक्सर जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि कोई क्लिनिक खोलते हैं तो उसके आगे अपना नाम लगा लेते हैं कि महिपाल आई सेंटर लगा लें या सचदेव आई सेंटर कर लें, जैसे इट इज़ वेरी कॉमन। So what happens there is that I think that in itself becomes a rate limiting step, because कोई अच्छा डॉक्टर आपकी शैडो में काम करने से उसकी ईगो थोड़ी सी हर्ट होती है, तो it needs to be a neutral name. So therefore the concept was right from the beginning that the institution should be bigger than the individual.
Then the second step that I went on was to collect great guys who were super specialists within ophthalmology, and all of them were core AIIMSonians. That means MBBS from AIIMS, MD from AIIMS, फैकल्टी फ्रॉम एम्स, 2-3 years जूनियर टू मी, रेटिना का लिया, ग्लोकोमा का लिया. तो हमने मतलब ऑन माई पर्सनल अश्योरेंस आई गेव देम डबल ट्रिपल ऑफ द सैलरी दैट दे वर गेटिंग इन एम्स एंड टोल्ड देम दैट वी विल क्रिएट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वी विल गिव क्वालिटी आई केयर. So collecting the right people, I think, was the most important thing that was there. Regarding management, I have no management training. That is one folly of the healthcare system, that when you are studying MBBS or MD, you do not get anything to do as regards management, which is very, very important, that you need to know how to manage. And I think there is a big thing which is a problem, that being an entrepreneur or trying to create value is at times in healthcare considered to be bad. मैं personally ये सोचता हूँ कि there is nothing bad, there is something which is good money and bad money. You should never get into bad money. That means that you are making money by the wrong means. If I today charge a particular price for doing a cataract surgery, it is written there that okay, this is my charge, and it is good money. So what you have to therefore be very clear is that what is your ethos. Your ethos should be good. Excellent service, excellent manpower, excellent technology, excellent skill. उसके जरिए उसको आप स्टेपिंग स्टोन बना के ऐसी सर्विस दीजिए जो कि बाकी जगह पे ना हो. आपकी एक USP बननी चाहिए, विच इज़ अ यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन दैट यू नीड टू हैव, कि भाई हम सुपर स्पेशलाइज्ड आई केयर दे रहे हैं जो बाकी लोग नहीं दे रहे हैं. इट शुड नॉट बी अ मी टू प्रोडक्ट. तो उस चीज के ऊपर हमने काम किया. दैट इज हाउ वी केप्ट ऑन ग्रोइंग, एंड देन ऑब्वियसली द स्टोरी गोज ऑन. एवरीथिंग दैट आई हैव अर्नड आई हैव पुट इनटू द कंपनी, and the company has grown, and then we have had 4 rounds of funding. So private equity, we have played with them. Again, I never hired an investment banker when I took my first round of private equity. So I think a lot of it comes by common sense. A lot of it comes by reading newspapers, listening to channels, listening to great people talk, etc. So that's how you do. But I think there should be a constructive kind of a course or a management thing or a practice management that should be taught to doctors also, to take things forward. जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम और शो में भी ये बात उठी कि हमारी जो डॉक्टरी की पढ़ाई है उसमें मैनेजमेंट पढ़ाया नहीं जाता, जो कि इंक्लूड होना चाहिए. और ये एक हम बात रख रहे हैं इस चीज़ को. और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि कॉमन सेंस भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डॉक्टरी तो आपको आती है, वो आपका स्पेशलाइजेशन है, लेकिन जो आपने इतनी बड़ी चेंज की उसमें कॉमन सेंस का बहुत ज़रूरी था. मैं उपासना जी से जानना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने तो कॉमन सेंस के जरिए और एक ट्रूथफुल और एक उन्होंने कहा कि ईमानदारी से उन्होंने काम उसको किया और बढ़ाया. आपने, हालांकि आप डॉक्टरी पेशे से नहीं आती हैं, लेकिन तब भी इतने बड़े हॉस्पिटल्स आप चला रही हैं, आपके नए अपकमिंग हॉस्पिटल्स भी आ रहे हैं, लेकिन आपने मैनेजमेंट की पढ़ाई की. तो आपको क्या लगता है कि मैनेजमेंट की पढ़ाई, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमारी डॉक्टरी की पढ़ाई में वो नहीं है, तो उसने आपको कितना मदद किया इस तरीके से डॉक्टर को अपने हॉस्पिटल्स को रन करने में? सबसे बड़ी बात है कि जब आप कोई भी काम करते हैं तो पूरे दिल से करें. जब आप अपने काम को पूरी शिद्दत से करते हैं, तो अगर आपने मैनेजमेंट की पढ़ाई करी या नहीं करी ये कोई मायने नहीं रखता. तो जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी उस समय मैं, बिकॉज आई वाज नॉन मेडिको, तो व्हेन आई जॉइंड हॉस्पिटल, तो इट वाज, ये काफ़ी मुश्किल था लोगों के लिए कि ये क्या करेंगे हॉस्पिटल में. लेकिन मैं आपको बताऊं, 60% काम एक अस्पताल में होता है जो क्लिनिशियंस का होता है, 40% हम सपोर्ट करते हैं, जो सपोर्ट सर्विसेज होती हैं, जो कि हम लोगों के द्वारा करी जाती हैं. तो मैंने ये मानकर काम शुरू किया था कि मैं पेशेंट सेफ्टी पे पूरा ध्यान रखूँगी, और वो ही मेरा मंत्रा था. क्योंकि अगर एक अस्पताल में पेशेंट आपका सेफ़ है, ठीक होकर जा रहा है, आप उसको खुश कर पा रहे हैं, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि अगर आप पेशेंट सेफ्टी देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली अपना ऑक्सीजन भी देखेंगे, आप अपना बेड भी देखेंगे, आप अपना इंजेक्शन भी देखेंगे, एवरीथिंग. तो पेशेंट सेफ्टी में सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, और इसी को मैंने अपना पैशन बनाया, और उसी का नतीजा है कि आज मैं आपके साथ बैठ के ये डिस्कस कर रही हूँ कि कैसे एक अच्छा अस्पताल चलाएं. हमारा मूल मंत्र है, जैसे हमें जो डॉक्टर साहब ने भी कहा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. जब आप पेशेंट के साथ ट्रांसपेरेंट रहते हैं, उसको आप सब कुछ बताते हैं कि भाई आपका ये प्रोसीजर है, इसके इतने पैसे हैं, आपका ये आउटकम होगा, इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है. पेशेंट का विश्वास अगर आप जीत पाए तो ये सबसे बड़ी जीत होती है किसी भी अस्पताल के लिए.
और चूँकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं पेशेंट उसके साथ साथ अपने स्टाफ दोनों का विश्वास जीत के रखूँ ताकि लोग मेरी बात पे भरोसा करें। कमांडर वाली, आपने 24 साल नेवी के साथ बिताए, उसके एक अपने अलग चैलेंजेस होते हैं। फिर आप आ गए हेल्थ सेक्टर की तरफ, आप इससे जुड़े हुए हैं और इसके एक अलग चैलेंजेस हैं। तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आया या फिर आपको क्या अलग करना पड़ा इस सेक्टर में आने के बाद? 1987 में नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की। तो एक मोटो था एनडीए का, सर्विस बिफोर सेल्फ। फिर 24 साल फ़ौज में नौकरी की नेवी में और फिर हेल्थ सेक्टर ज्वाइन किया 2014 में। और 2014 में अगस्त में पहला हॉस्पिटल मैंने हेड किया, रॉकलैंड हॉस्पिटल दिल्ली में था। वो अगस्त 2014 में मैंने शुरुआत की वहाँ पे। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, जनवरी से लेके अगस्त जो 8 महीने थे, अपनी छुट्टियों में शाम को रोज़ जाके हॉस्पिटल में बैठ के एक एक फंक्शन के साथ मैंने काम किया, क्योंकि मुझे पता था मैं हेल्थ केयर सेक्टर से नहीं हूँ और जब तक मुझे एक एक चीज़ समझ में नहीं आएगी मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों में, जो मैंने फ़ौज में किया और जो हेल्थ केयर में किया। सर्विस बिफोर सेल्फ मैंने आपको बताया। आई थिंक एक डॉक्टर की ज़िंदगी एक्चुअल में जो हिपोक्रेटिक ओथ से स्टार्ट होती है वो सर्विस बिफोर सेल्फ पे जाके ही ख़त्म होती है। जब आप अपने पेशेंट को सबसे बड़ा मानते हैं कि पेशेंट के ऊपर कोई नहीं है और आपकी अपनी कंफर्ट लेवल, आपकी अपनी खुशियाँ वो बाद में आती हैं। डॉक्टर्स रात रात भर सर्जरीज करते हैं, 12-12 घंटे सर्जरीज करते हैं, पेशेंट्स के पीछे उनकी वेलफेयर के पीछे पड़े रहते हैं। सो ये सबसे बड़ी सिमिलैरिटी थी। ऑब्वियसली डिफरेंस बहुत था क्योंकि वहाँ पे आप अलग काम कर रहे हैं और ये हॉस्पिटल्स में स्पेशली फॉर प्रॉफिट हेल्थ केयर जो प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पे यू हैव टू अर्न योर ओन ब्रेड। फौज में आप थे, हर महीने 30 तारीख को आपकी सैलरी बिल्कुल ठीक से क्रेडिट हो जाती है, बट क्योंकि आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर में थे आपको पता था कि एक एक पैसे की वैल्यू, उसको कैसे ठीक से इस्तेमाल करना, कॉस्ट को कैसे कम रखना, फिर भी लोगों को कैसे खुश रखना। इस ट्रेड ऑफ को जो बनाने में जो आपकी दिमाग लगता है, जो आपकी एक्सपीरियंस लगता है, ताकि आप प्रॉफिटेबल भी रहें, क्योंकि अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे तो आप इक्विपमेंट नहीं ला सकते, आप अच्छे लोगों को हायर नहीं कर सकते, आप अस्पतालों को ठीक से चला नहीं सकते। लेकिन एट द सेम टाइम एथिकल रहते हुए प्रॉफिटेबल भी साथ रहें, अपने पैसे खुद कमाएं, किस तरह से वो कमाएं, ये सबसे बड़ा एक डिफरेंस जो फौज में और प्राइवेट हेल्थ केयर में था। लेकिन उसको मास्टर करने में ज़्यादा टाइम लगा नहीं, क्योंकि आप, एक वर्ड है कहते हैं लोग स्मार्ट वर्क करना, लेकिन मैं इसमें बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। हार्ड वर्क जो था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, स्पेशली जब आप चीज़ की शुरुआत करें। और जैसे आपका ये डॉक्टर एंटरप्रेन्योर्स की आप बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स कभी ना कभी शुरुआत करते हैं, तो एक अथक प्रयत्न, प्रयास, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आपके अंदर वो शिद्दत हार्ड वर्क करने की नहीं है तो आप ये सब नहीं कर सकते। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया है, एक हम बड़े शहरों में देखते हैं, लेकिन जब कोई जो छोटे शहर हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एक सेक्टर है जिसमें अनऑर्गेनाइज्ड है, एक रूम में प्रैक्टिस शुरू करता है डॉक्टर, वो डॉक्टर होता है, वो प्रैक्टिस करता है, उसकी पत्नी अधिकतर उसको मैनेज करती है अधिकतर हमने ऐसा देखा है। तो आपका क्या मानना है कि ऐसे जो छोटे डॉक्टर्स हैं, आप उनको क्या कहेंगे कि वो अगर उनको बड़ा बनना है या उनको अपना बिजनेस डेवलपमेंट करना है या ग्रो उनको करना है, तो उनको किस तरीके से काम करना चाहिए? देखिए, देयर हैज़ टू बी अ कोर टीम एंड देयर इज़ नोबडी बेटर देन योर फैमिली मेम्बर। क्योंकि हिंदुस्तान में हार्ड वर्किंग पीपल चाहिए या आपको ऑनेस्ट पीपल चाहिए। देयर इज़ एट टाइम्स इन इंडिया देयर इज़ अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग ऑनेस्टी। सो इफ़ योर फैमिली मेम्बर इज़ देयर टू हेल्प यू, तो वो सबसे बड़ी बात है। बट उससे आउटग्रो करना, वो सबसे बड़ा आपके माइंड में होना चाहिए कि योर टीम हैज़ टू बी फॉर्म्ड विच हैज़ टू बी आउटसाइड ऑफ यू। ये सबसे बड़ी बात है। शुरुआत में देयर इज़ द, मतलब यू हैव टू मल्टीटास्क। जैसे मल्टीपर्पज़ वर्कर होते हैं, उसी तरह आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है कि भाई एक ही आदमी, जैसे मैंने शुरू किया तो मेरे ओटी का जो स्टाफ था वो ओटी ख़त्म करने के बाद वो बाहर आ जाता था, मेरे को ओपीडी में हेल्प करता था, या जो मेरे रिसेप्शन का स्टाफ है वो काउंसलिंग भी कर देता था। सो बेसिकली द कॉस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल हैज़ टू बी यूज्ड इन अ मल्टीटास्किंग मैनर। तो वो सबसे ज़रूरी बात है। छोटे शहरों में या छोटी जगह के अंदर जो मैन पावर रिक्वायरमेंट है वो कम होती है, और वहाँ पे जो कॉस्ट होती है इंडिविजुअल प्रोसीजर की, दैट इज़ ऑलवेज सपोज टू बी लेस, और इट इज़ ऑलवेज लेस, बट देन यू हैव टू डू मोर प्रोसीजर्स। सो अल्टीमेटली यू हैव टू क्रिएट अ टीम। अगर एक ही व्यक्ति सब कुछ करता रहेगा
तो वो दिक्कत होगी। आपकी वाइफ ने आपकी मदद करी, मेरी वाइफ ने भी मेरी बहुत मदद करी। शी वॉज विद द CGHS, शी टुक वॉलंटरी रिटायरमेंट एंड शी जॉइंड, बिकॉज जब हम ग्रो कर रहे थे कि मैं जिस चीज़ को नहीं कर सकता था, और मैं मतलब आई वुड कम होम आफ्टर 14 आवर्स ऑफ वर्क एट कि भाई ये नहीं हुआ, तो शी डिसाइडेड टू कम इन एंड शी, सो बेसिकली वी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आई विल डू द क्लिनिकल वर्क, and getting a patient from outside into the hospital is my job, but once the patient comes into the hospital, taking care of the patient is her job. So you kind of do a separation, but then the team keeps on growing. Today we have about 1500 people working with us, and we have MBAs, we have hospital management people, you have, and then you have to actually afford these people. Finance का finance करेगा, HR का HR करेगा, तो then you have to actually keep on growing along with that. But to start with, it's always first 1-man job, then 2-man job, then 3-man, and then that is the basic thing in entrepreneurship, that you have to make the model scalable. If you have to make the model scalable, you have to rely on a team. And team building is the most difficult thing, and that's what I said. The first team building that we did was to get the best doctors. If I have people from All India Institute of Medical Sciences, or we have people from LV Prasad, or we have people from Shankar Neta, so those are people from various good places, there is always an advantage to pay more and get a better talent. Okay. That is something very, very important, because talent ultimately gives you better results. Better results gives you word of mouth. Word of mouth gives you more patients. बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बोली। उपासना जी, एक चीज़ बताइए कि जैसे यू गेट अ पेशेंट, जैसे हमने कहा कि आप बड़ा होंगे फिर आपके पेशेंट आएंगे, लेकिन पेशेंट केयर एक्सपीरियंस एक बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उनका किस तरीके से केयर सकते हैं जिससे कि वर्ड ऑफ माउथ हो। तो इस चीज़ में आपका क्या स्पेशलाइजेशन है आपके हॉस्पिटल्स में, और टेक्नोलॉजी को आप कितना महत्वपूर्ण मानती हैं ग्रो करने के लिए? सबसे ज़रूरी ये है कि जब भी आप किसी को ट्रीट करते हैं या जो भी पेशेंट आता है, हमेशा खुद को उसकी जगह रखें। जब मैं अपने हॉस्पिटल के रूम्स में जाती हूँ तो मैं हमेशा ये देखती हूँ कि इस कमरे में क्या है जो मुझे पसंद नहीं आ रहा, क्या है। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी चीज़ है कि एक चार्जर लगाने के लिए मुझे कौन सी जगह है, जो मेरा पेशेंट लेटा है, मैं उसका अटेंडेंट हूँ, मुझे किस जगह ईजी रहेगा। ठीक उसी तरीके से कि पेशेंट को जब उतरना है, बैठना है, तो हाउ ही विल फील कंफर्टेबल, तो खुद को उसकी जगह रखें। दूसरा जो सबसे ज़रूरी बात है, आपके पास बहुत अच्छे लोग होने चाहिए, आपके पास टीम बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो आप ना हो तो वो आपकी तरह ही सोच रहा हो। एंड लकली हम इस मामले में बहुत खुशनसीब हैं कि मेरे सारे लोग जो मेरे साथ मेरी टीम है, वो शुरू से हम लोग एक साथ हैं, अभी तक हमें छोड़कर कोई नहीं गया, क्योंकि हम लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं। तो हमारे हॉस्पिटल की USP है कि पेशेंट को कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता कि वो अस्पताल में है। आई हैव क्रिएटेड एटमॉस्फेयर। हमने जैसे हम हॉस्पिटल में ओम बजाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कमरे में एक पेशेंट केयर डायरेक्टर है, वो भी जाती है, फ्लोर इंचार्ज भी जाते हैं, और उनकी जो प्रॉब्लम है, मान लीजिए किसी को ये शिकायत है कि मैंने बेल करी और सिस्टर नहीं आई, तो उसको लिंगर ऑन मत करो, उस प्रॉब्लम को उसी वक्त ख़त्म करो। मतलब जो प्रॉब्लम शुरू हुई उसको वहीं पे दी एंड करके, पेशेंट क्या चाहता है। जैसे खाने में देखिए, बीमारी में खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी डाइटिशियन जाके पूछती है कि आप क्या पसंद करेंगे, उसकी पसंद का खाना उसको मिलता है, ही शुड फील एट होम। हम उसको ये फील देते हैं कि आप कहीं बाहर नहीं हैं, आपके आसपास जो लोग भी आपसे मिल रहे हैं वो आपको उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही ख्याल रखते हैं जितना आपके अपने लोग। तो ये हमारा मंत्र है, और हम इसलिए लिखते हैं यशोदा फैमिली। तो हमारे पेशेंट ही दूसरे पेशेंट भेजते हैं, हमारे पास तो कोई मार्केटिंग टीम भी नहीं है। जी, बहुत अच्छी बात है ये कि वर्ड ऑफ माउथ से आपको काफ़ी उसमें पेशेंट्स मिलते हैं। बाली जी, एक चीज़ बताइए कि कई चैलेंजेस होते हैं, जैसे लीगल भी होते हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं, या कई क्राइसिस मैनेजमेंट होता है। आपने अपने पहले करियर में तो काफ़ी क्राइसिस मैनेजमेंट किए होंगे, लेकिन जब इस तरीके के चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, क्योंकि ये मैंने देखा है कि हॉस्पिटल में इस तरीके के बहुत चैलेंजेस होते हैं, उसको किस तरीके से टैकल करना चाहिए, या आप कैसे करते हैं? जब लास्ट ईयर मार्च में, ये लगभग मुझे याद है 22-23 के करीब लॉकडाउन हमारे शुरू हुए थे, और इस महामारी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट हो रही थी, और सबसे ज़्यादा रिस्क पे आपके हेल्थ केयर वर्कर्स थे। ये आई थिंक किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज, जो हमारी जनरेशन जो इस समय है, इससे बड़ा चैलेंज हेल्थ केयर में कभी आज तक फेस किया नहीं, हमारी जनरेशन जो अभी है।
एक ही बात हमारे सामने थी, वो थी कि क्या आप अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को इस तरह से मोटिवेट करके रख सकते हैं कि वो इस चैलेंज को बिल्कुल सामने आके खड़े होके इसको लड़ें, क्योंकि अगर हेल्थ केयर वर्कर्स भी पीछे हट गए तो वो सबसे बुरी बात थी। तो हमने इसके ऊपर ध्यान दिया कि क्या वो चीज़ें हैं जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को मोटिवेट कर सकती हैं। सबसे पहली बात आई पीपीईज़ की, ग्लव्स की, मास्क की, छोटी छोटी चीज़ें। फिर एक रोस्टर बनाना कि कोविड पेशेंट्स को कौन देखेगा, नॉन कोविड को कौन देखेगा। फिर ये करना कि उनको जो कोविड पेशेंट को देख चुके हैं वो कितने दिन घर जाएंगे। फिर ये हमने देखा कि उनकी फैमिलीज़ भी रिस्क पे हैं, क्योंकि एक आदमी जो डॉक्टर, नर्स या पैरामेडिक्स या जो भी है वो घर जाता है, उसके एल्डरली पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनके दिमाग में डर था। फिर अगर किसी डॉक्टर या नर्स को कोविड हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो फिर उनका कौन ख्याल रखेगा। जब हमने ये सब चीज़ें कर ली, जब एक बार ये सिस्टम सेट हो गया, इसका मतलब आपके जो मैन पावर है, आपके जो लोग हैं, आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर एक बार उनका ख्याल आपने रख लिया, उनको ये विश्वास दिला दिया कि एक आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके साथ है, फिर रिजल्ट्स आर ट्रिमेंडस। हमें एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ हमें जब हमको किसी डॉक्टर या नर्स ने बोला कि सब मैं काम नहीं करूंगी या मैं काम नहीं करूंगी क्योंकि महामारी का मुझे पता नहीं है। ये चर्चा हम अभी जारी रखेंगे। एक समय हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ वो सब डॉक्टर भी जुड़ेंगे जो हमारे साथ जूम के जरिए जुड़े हुए हैं।